नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, बेहद खास कार्यक्रम और एक अलग कार्यक्रम। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं बात सपाट। जी हां, हमेशा ये होता है कि हम राजनीतिज्ञों को बिठाते हैं, हम प्रवक्ताओं को बिठाते हैं, हम संबंधित विभागों के जिम्मेदारों को बिठाते हैं और उनसे संबंधित जो चर्चाएं हैं वो करते हैं। इस कार्यक्रम में खास ये है दर्शकों दरअसल कि इस बार जो जवाब होंगे वो आपके होंगे, जो दरअसल आप सुनना चाहते हैं, जो आप ईमानदारी से सुनना चाहते हैं, वो जवाब आप सुनेंगे। बात सपाट यानी बिल्कुल सीधी होगी, उसमें कोई भी तालमेल झोल झाल कुछ नहीं होना जाना है। तो हम आपको बता दें कि हमारी इस खास पेशकश में, जिसका हमने नाम रखा है बात सपाट, हमारे साथ रहेंगे INH 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने अभी दर्शकों को बताया कि ये बेहद खास होने जा रहा है कार्यक्रम, खासतौर पर तब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। इसमें पल पल बदलाव हो रहे हैं, कई रणनीतियां बन रही हैं और इसे जनता को बारीकी से समझना है। जाहिर तौर पर आपसे समझना चाहेंगे। तो आज जो हमारा विषय है दर्शकों, वो है छत्तीसगढ़ कैबिनेट में जिस तरह से बदलाव हुआ है, सरकार और संगठन में बदलाव हुआ है। कई तरह के बदलाव हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं ये भी है कि डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया, चर्चाएं ये भी है कि जीतना है, जीत सुनिश्चित करनी है तो सब कुछ ठीक करना है। कुछ बदलाव, कुछ अपडेशन तो समय की मांग होते हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि जो फेरबदल अभी देखने में मिला संगठन में और सरकार में, जिस तरह से मंत्रियों के प्रभार बदले गए, विभाग बदले गए, कुछ ऐड ऑन कर दिए गए, PCC चीफ बदल गए। वैसे तो ये बदलाव PL पूनिया जी के साथ जैसे ही कुमारी शैलजा जी आई, प्रभार उनको दिया गया तो बदलाव शुरू हो गया था। इस बदलाव को जो अभी हुआ है बीते कुछ दिनों में, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कुल मिला के युद्ध का जयघोष हो चुका है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में बिसात बिछ चुकी है और कांग्रेस जो प्रचंड बहुमत के साथ 2018 में आई थी, उसके पास चुनौती है न केवल सत्ता में बनाए रखने को अपने आप को, बल्कि उसी तरीके से वापस आना जिस तरीके से 2018 में अचंभित करने वाला जनादेश भूपेश बघेल और TS सिंहदेव की जोड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिला था। उस बदलाव की प्रक्रिया के अंदर का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है किसी भी युद्ध में कि कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं। सबसे पहले होता है व्यूह रचना। हम पुराने समय से अगर युद्ध में देखें कि किसको कहां पर तैनात किया जा रहा है, तो आप उस दृष्टि से इस बदलाव को देखें कि कांग्रेस में इस समय जमावट की जा रही है। और जमावट किस तरीके से की जा रही है? जमावट में PL पूनिया, जो 2018 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे बतौर प्रभारी, उनके दायित्व को बदल दिया गया। लंबा समय हो गया था, आदमी को लगता है कि उसके अपने कुछ बायस हो जाने के खतरे होते हैं। कुछ व्यक्तियों के संदर्भ में वो खारिज कर देता है, कुछ व्यक्तियों को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करना चाहता है, कुछ व्यक्तियों को अतिरिक्त महत्व देता है। तो इसलिए एक नए चेहरे को लाया गया जो कुमारी शैलजा के तौर पर आया। इसके बाद जो बदलाव हुए हैं वो चौंकाने वाले बदलाव हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव हुआ, TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना। सोनल जी, TS सिंहदेव लंबे समय से 2.5 साल की बात करते थे। वो ये बात करते थे कि वो मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते हैं। इस बात को लेकर कयास चलते थे कि TS सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए वो नाराज चल रहे हैं। बीच में TS सिंहदेव ने अपने बयान दे दिए थे कि इस बार मन नहीं करता चुनाव लड़ने का। लेकिन आप जमावट देखिए, TS सिंहदेव अचानक उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिए जाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनकी भाषा, उनका तरीका, उनके समर्थकों का तौर तरीका, सब में बदलाव आ गया। तो जिस सरगुजा को लेकर एक बड़े खतरे की उम्मीद विरोधी कर रहे थे, कांग्रेस के संदर्भ में चुनौती देख रहे थे, उसको इस परिवर्तन के साथ संभाल लिया गया। जमावट है, मतलब आप अपने कमजोर हिस्सों को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें से इस बदलाव को देखिए जी। ये विपक्ष ज्यादा कह रहा था और वो ये समझ भी रहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है। हालांकि आपने इसे स्पष्ट किया कि ये सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत है। नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह कि सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व या कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल आत्ममुग्धता के शिकार नहीं है। उन्हें समझ में आ रहा है कि 2023 के चुनाव में उनके लिए क्या क्या चुनौती हो सकती है, और चुनौतियां बाहर के स्तर पर कम, पहले अपने घर के स्तर पर कौन सी हो सकती है। जैसे आप समझने की कोशिश करें कि मोहन मरकाम, जो प्रदेश कांग्रेस के पिछले 4 साल से अध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन का तालमेल उस तरीके से बेहतर नहीं दिख रहा था। तो एक बेहतर सुंदर तरीके से इस बदलाव को कर दिया गया। दीपक बैज जो बस्तर से ताल्लुक रखते हैं, युवा हैं, कांग्रेस ने कहा था हम युवाओं को मौका देंगे। दीपक बैज वहां से सांसद हैं,
बस्तर के बड़े क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। दोनों चीजों को साझा, एक तो बस्तर की उपेक्षा नहीं की, कांग्रेस ने इस परिवर्तन किया। बस्तर से पहले भी प्रदेश अध्यक्ष था, अब भी प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से। दूसरा, एक आदिवासी अध्यक्ष था, बदलाव करके फिर से आदिवासी को अध्यक्ष बना दिया। मोहन मरकाम 4 साल से काम किए हुए थे, तो 4 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा था वो नाकारा नहीं था, वो निकम्मा नहीं था, उसने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ये संदेश देने के लिए उसको मंत्रिमंडल का हिस्सा बना दिया। तो कुल मिलाकर परिवर्तन किया भी, पर इस परिवर्तन के कारण किसी भी स्तर पर असंतोष न उभरे, किसी भी स्तर पर असंतोष ना आए, बल्कि चीजें बेहतर हो पाए, इस दृष्टि से काम किया गया। मोहन मरकाम और भूपेश बघेल जी के बीच में वैसी समन्वय नहीं देखने को मिल रहा था, पर दीपक बैज निश्चित तौर पर भूपेश बघेल की पसंद है। तो सत्ता का प्रमुख अगर संगठन पर भरोसा कर पाए और संगठन सत्ता की मंशाओं को जमीन पर पहुंचाने का काम कर सके, तो वो जमावट कर दी गई ना। जी जी। उन्होंने कहा भी, जब उनको नेता से मंत्री बनाया गया, आदिवासी मंत्री ही बने, उन्होंने कहा मेरे सौभाग्य की बात है। वाकई में दिल से कहा हिमांशु जी? देखिए, दिल से तो कहा ही भाई। अगर मोहन मरकाम को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद में घर पे बिठा देते, वो महज माननीय विधायक ही बने रहते, तो ये अफसोस की बात होती। पर उन्हें अगर संगठन से उतारा तो सत्ता की सीढ़ी तो चढ़वा दी। वस्तुतः तो जब भी पार्टी सत्ता में आती है तो हर नेता की हसरत संगठन में काम करने की नहीं, व्यवहारिकता ऐसी बात की है कि वो सत्ता का हिस्सा बनना चाहता है। तो मोहन मरकाम अपना सम्मान और स्थान बचा पाने में कामयाब रहे, या ये मानिए कि पार्टी अपनी रणनीति के तहत मोहन मरकाम को असंतुष्ट होने का मौका नहीं दी, उनके समर्थकों में निराशा का भाव नहीं रहा, क्योंकि मोहन मरकाम मंत्रिमंडल के एक सम्मानीय मंत्री हो गए। पर मामला इतना ही नहीं है, आप इसे देखिए कि उनके लिए जगह खाली करानी थी, क्योंकि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या तो सीमित है जी। तो किसी को तो खाली कराना था। तो किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति का इस्तीफा नहीं लिया गया किसका? डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम का। किस वर्ग से ताल्लुक आते हैं? वो आते हैं आदिवासी वर्ग। तो आदिवासी का इस्तीफा लिया, चाहे संगठन में और चाहे सत्ता में, और बदले में बिठाया किसे? आदिवासी वर्ग को ही। तो आदिवासी वर्ग में निराशा तो नहीं आई ना। दूसरा, प्रेम साय सिंह के साथ में भी क्या हुआ? प्रेम साय सिंह बड़े नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको मंत्रिमंडल से अगर बाहर किया तो वो 12 घंटे भी मंत्री पद का दर्जा नहीं खोए। उनके संदर्भ में इधर मोहन मरकाम की शपथ हुई, दूसरा आदेश हम लोगों के पास में आ गया। क्या आया? कि भाई योजना आयोग का अध्यक्ष प्रेम साय सिंह को बनाया जाता है। महत्वपूर्ण बात समझिएगा जमावट में, प्रेम साय सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं बनाया है, योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया है। योजना आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया प्रेम साय सिंह को सम्मान देने के लिए। आप इसकी गंभीरता को समझें। अगर प्रेम साय सिंह को केवल उपाध्यक्ष बनाते तो वो संदेश नहीं जाता। संदेश साफ है कि पार्टी हर स्तर पर लोगों को समाहित करने की कोशिश में है, और इसी के तहत ये बदलाव किया गया। जी, आपने चूंकि अभी ये चर्चा की कि इतना जो वाकई में हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता है, योजना, राज्य योजना आयोग की बात आप कर रहे हैं जी। एक और चीज साझा की उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, और वो है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी जिस तरह से, क्या ये ऊर्जा उधर ट्रांसफर हो पाएगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात भाई, इस समय पे दरअसल विभाग कौन सा ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। समय कितना रह गया? आचार संहिता लगने में बमुश्किल 2.5 महीने का समय बाकी है। 1 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लगती है, कुल मिलाकर 2.5 महीने का वक्त है। पर यह समय सही तरीके से अपने सेनापतियों को तैनात करने का है। तो भूपेश बघेल इस कुशलता से ही तो काम किए। भाई, अगर उन्होंने अभी विभागों का वितरण किया होता और विभागों को दाएं बाएं कर देते तो उससे संदेश नहीं जाता। संदेश क्या गया? आप समझने की कोशिश कीजिए। परिवर्तन कैसे है? टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया। पूरी भाजपा क्या कह रही है? झुंझुना पकड़ा दिया, बहला दिया, बहका दिया। पर अब जब मुख्यमंत्री ने अपने हिस्से का विभाग टीएस सिंहदेव के हवाले कर दिया तो कहने का आशय ये हो गया कि भाई झुंझुना नहीं है, महत्व दिया जा रहा है। केवल दर्जा नहीं दिया उप मुख्यमंत्री का, साथ साथ विभाग भी सौंपा। कौन सा विभाग? जो मुख्यमंत्री के अपने पास था, ऊर्जा, वो विभाग भी उन्होंने टीएस सिंहदेव के हवाले कर दिया। पिछले 2 साल 3 साल से खबरें क्या चली हैं? टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में टकराव की। तो कुल मिलाकर उसमें समन्वय का संदेश तो जनता के बीच में जा रहा है ना। और टीएस सिंहदेव के अंदर अगर कहीं कुछ टीस होगी भी तो कम से कम इसके बहाने से मरहम तो लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने तो मेरे लिए अपना विभाग तक छोड़ दिया। पर दूसरी तरफ देखिए, मुख्यमंत्री अपने वजूद को भी दिखा रहे हैं।
मोहन मरकाम हड़बड़ाहट कर गए। मोहन मरकाम जब मंत्री बनाए गए और प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा हुआ तो पत्रकारों ने पूछ लिया कौन से विभाग के मंत्री बनना चाहेंगे। प्रेमसाय सिंह शिक्षा मंत्री थे, मरकाम जी बोल दिए मैं शिक्षक रहा हूं, शिक्षा विभाग संभालना चाहूंगा। मंत्री तय नहीं कर सकता कि वो किस विभाग का मंत्री होगा, मुख्यमंत्री का अधिकार है कि कौन किस विभाग का मंत्री होगा। भूपेश बघेल जी ने संदेश दे दिया। मोहन मरकाम को सब कुछ मिला लेकिन शिक्षा नहीं मिला। शिक्षा किसे मिला? रविंद्र चौबे जी को मिला। पर रविंद्र चौबे जी को मिलने पर कोई सवाल नहीं है, इसलिए नहीं कि रविंद्र चौबे अविभाजित मध्य प्रदेश में भी शिक्षा विभाग देखे हुए हैं, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर पहले भी काम किए हुए हैं, तो कुल मिलाकर पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको दे दिया। ये तो वक्त की बात है कि रविंद्र चौबे अभी वरिष्ठता क्रम में तीसरे या चौथे नंबर पर देखे जाते हैं। अन्यथा 2008 के आम चुनाव के बाद 2008 से लेकर 2013 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रविंद्र चौबे भी रहे। वरिष्ठता क्रम में भी आप देखें तो चरणदास महंत के बाद वह दूसरे शख्स हैं जो वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत आते हैं कांग्रेस के अंदर। किसी समय वह भूपेश बघेल के भी नेता रहे हैं। भूपेश बघेल आज भी सार्वजनिक रूप से रविंद्र चौबे के पैर छूते हैं, लेकिन रविंद्र चौबे के अंदर यह कुशलता रही कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने भूपेश बघेल को अपना नेता स्वीकार करने के संदर्भ में कोई संकोच नहीं किया। जब भी दाएं बाएं होता था तो भूपेश बघेल के समर्थन में सबसे मजबूत आवाज रविंद्र चौबे की होती थी। तो इसलिए जब अभी परिवर्तन हुए तो आप समझने की कोशिश करें कि भूपेश बघेल ने खासतौर पर ध्यान रखा कि रविंद्र भैया का कहीं अपमान ना हो जाए, कहीं वो दाएं बाएं ना हो जाए, इसलिए अगर उनसे कृषि लिया तो शिक्षा उन्हें दे दिया। इससे पहले टीएस सिंहदेव ने अगर पंचायत छोड़ा था तो रविंद्र चौबे को पंचायत दिया था। तो कुल मिलाकर सबको साधने की कोशिश है। इस प्रकार से आप इस परिवर्तन को देखिए। जी, वैसे इस पूरे परिवर्तन में सर एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखी जा रही है और रखती भी है हर पार्टियां, जातिगत समीकरणों के बारे में। जैसे आपने शुरुआत की प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के साथ, वो शुरू हो गया। ताम्रध्वज साहू जी को, जो कि गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको कृषि विभाग मिला। इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी आपसे चाहूंगी। उसकी वजह यह है कि राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में धुरी जो रहती है वो कृषि ही रहती है, किसान ही रहता है। कृषि के साथ साथ साहू समाज भी रहता है। समझने की बात यह कि जब 2018 में चुनाव हुआ था तो उस समय पर 4 किरदार ऐसे थे जिन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में बड़ी गंभीरता से देखा गया था। पहला नाम था डॉक्टर चरणदास महंत का, दूसरा नाम था भूपेश बघेल जी का, तीसरा नाम था टीएस सिंहदेव जी का, और चौथा जो नाम था वो था ताम्रध्वज साहू जी का। ताम्रध्वज साहू इस दौड़ में इसलिए थे कि 2018 के समय पर वह छत्तीसगढ़ से एकमात्र कांग्रेस के निर्वाचित सांसद थे। लिहाजा जब ताम्रध्वज साहू उस दौड़ में पिछड़ गए तो उनको टीएस सिंहदेव के बराबर ही महत्व देने की कोशिश हुई। अब वर्तमान परिवर्तन के अंतर्गत टीएस सिंहदेव तो मुख्यमंत्री हो गए, पर ताम्रध्वज साहू की अहमियत इसलिए है क्योंकि ताम्रध्वज साहू प्रदेश में साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी मूलतः निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक साहू समाज रहा है। इसमें पहली डेंट तब लगी थी जब 2014 के आम चुनाव में दुर्ग से ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया गया था। भूपेश बघेल उस समय पर प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय साहू और कुर्मी की जुगलबंदी की बात चली, और उस जुगलबंदी का नतीजा ये हुआ कि जब लहर में सब जीत रहे थे तब सरोज पांडे जैसी दिग्गज चुनाव हार गई। तो ताम्रध्वज साहू के महत्व को पार्टी जानती है। तो अब जब टीएस सिंहदेव को साध लिया, जब आदिवासी वर्ग को साध लिया, कुर्मी समुदाय वैसे ही भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री होने के चलते साथ में, तो खतरे में कौन सा वोट बैंक था? वो वोट बैंक था साहू का। तो ताम्रध्वज साहू को कृषि देकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि नहीं नहीं, साहू समाज भी हमारी प्राथमिकता में है, ताम्रध्वज साहू का भी वही महत्व है जो टीएस सिंहदेव जी का है। तो कुल मिलाकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में विभाग परिवर्तन के संदर्भ में हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाके मंत्रिमंडल के अंदर मोहन मरकाम मंत्री बने थे, प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया था, जो प्रेमसाय सिंह के विभाग थे वही विभाग 10 के 10 अगर मोहन मरकाम को भी दे दिए जाते तो हो जाता, पर इसमें वो संदेश नहीं जाता। तो ये जो राजनीतिक चातुर्य है, इस चातुर्य से जूझना भाजपा के लिए चुनौती है। जहां कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने एक एक महारथी को सही जगह पर तैनात कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी तो ये तय नहीं कर पा रही है किसको महारथी के तौर पर देखे, किसको रथी के तौर पर देखे और किसको पैदल सैनिक के तौर पर देखे। जो भारतीय जनता पार्टी के 30-30, 40-40 साल के अनुभवी नेता हैं
वो अभी आशंका और आतंक के दौर से गुजर रहे हैं कि हमारी कोई भूमिका रहने भी वाली है कि नहीं रहने वाली है। तो इसलिए कांग्रेस के इस बदलाव को काफी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। कांग्रेस के इस बदलाव को महज एक सामान्य घटनाक्रम नहीं है। कांग्रेस का यह घटनाक्रम, कांग्रेस का यह बदलाव सत्ता और संगठन दोनों के केंद्र में 2023 का विधानसभा चुनाव है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 को केंद्र में रखकर जमावट कर रही है। जी, बहुत स्मार्टली आपने कहा जिस तरह से ये जमावट की भूपेश बघेल जी ने, वो दिखती भी है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल दीपक बैज जी के बारे में, जो विरोधी लगातार कह रहे हैं कि सील ठप्पा है, वो चाहते भी थे, ऐसा ही हुआ। और इनके पास जब तक ये छत्तीसगढ़ को समझेंगे, संगठन को समझेंगे, तब तक तो चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, दीपक बैज के स्तर पर 2-3 सहूलियत है। एक तो ये कि बस्तर हमेशा से छत्तीसगढ़ की सियासत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, तो दीपक बैज का अध्यक्ष बनना बस्तर को यह आश्वस्त करता है कि बस्तर की अहमियत बनी रहेगी। सरकार अगर कांग्रेस की रहेगी तो कांग्रेस की सरकार में हर हाल बस्तर की अहमियत बनी रहेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वहां से है और कवासी लखमा और मोहन मरकाम के रूप में 2 बड़े नेता मंत्री के तौर पर भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। दूसरा, दीपक बैज एक युवा चेहरा है, 43 वर्ष की तो उम्र है। दीपक बैज को बहुत दिक्कत इसलिए नहीं है, दिक्कत तब जाती है जब पार्टी विपक्ष में होती है। सब कुछ तो जमा जमाया है, प्रचंड बहुमत के साथ मौजूद कांग्रेस की सरकार है। हर जगह पर ना तो कार्यकर्ताओं की कमी है, ना संसाधनों की कमी है। अध्यक्ष जी को केवल समय निकालना है, जहां पहुंचेंगे हर जगह मंच मिलेगा, माला मिलेगी, तैयारी मिलेगी। आज अगर इतने बरसते पानी में भी दीपक बैज राजधानी पहुंचे तो आप उनका स्वागत देखिए। तो संसाधनों की दृष्टि से तो कोई कमी है नहीं, अच्छा बोलते हैं, संगठन के मुखिया है और सत्ता का भरोसा है। अगर सत्ता का भरोसा संगठन के पास में हो तो बहुत दिक्कत जाती नहीं। इसलिए दीपक बैज के लिए कोई बड़ी चुनौती रहेगी ये दिखता नहीं है। अगर दिखता है तो केवल इतना ही कि दीपक बैज को अपने आप को साबित करना होगा कि वो सत्ता में पार्टी को वापस लाने के लिए तो प्रयत्नशील है, खुद सत्ता में आने के लिए व्याकुल नहीं है। दिक्कत यह होती है कि हर अध्यक्ष अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगता है। तो क्या दीपक बैज ये संयम रख पाएंगे? तो ये लगता है कि चूंकि उनके पास समय कम है तो शायद वो ऐसी हसरत के साथ नहीं रहेंगे। उन्हें स्पष्ट तौर पर पता है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी यहां नहीं लाई है, पार्टी सत्ता में बनी रहे इसमें एक किरदार निभाने के लिए दीपक बैज को लाया गया है। मुझे लगता है कि दीपक बैज ऐसी जल्दबाजी करेंगे नहीं कि अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल करने, तो क्या दिक्कत है? जी, तो इस तरह जो आपने अभी विस्तार से पूरा समझाया छत्तीसगढ़ की राजनीति को, इतनी बारीक पकड़ आप रखते हैं, क्या ये समझ लें कि 2023 की जीत सुनिश्चित कर ली इनको साधने के साथ, या अभी कुछ बाकी हैं चुनौतियां? देखिए, ऐसा है कि जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन हो तो ऐसी आत्ममुग्धता या अति आत्मविश्वास तो किसी को भी नहीं होना चाहिए कि हम जीत ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह सहूलियत हासिल है, या भूपेश बघेल की सरकार को यह सहूलियत हासिल है कि 5 साल के अपने शासनकाल में वह यह वातावरण बनाने में कामयाब रहे हैं कि वह वापस आ रहे हैं। यह वातावरण अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए उपलब्धि होती है कि अमूमन लोग बात एंटी इनकम्बेंसी की करते हैं। लोग ये कहते हैं कि चूंकि समय हो गया तो इसलिए लोगों में नाराजगी हो गई। यहाँ विधायकों के स्तर पर जमीनी तौर पर अगर आप देखेंगे तो नाराजगी है, पर सरकार के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो एक वातावरण ऐसा बना हुआ है कि ये वापस आ सकते हैं। लेकिन चुनाव है, और खास तौर पर वो चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी सामने हो, जहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग हों। चुनाव का संचालन कोई प्रदेश भाजपा का नेतृत्व भर नहीं करेगा, चुनाव का संचालन अमित शाह की देखरेख में होगा। अमित शाह एक बड़े रणनीतिकार हैं, अजय शत्रु तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि हारते नहीं है, पर चुनाव मजबूती से लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर इतनी जमावट कांग्रेस कर रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एहसास है कि हमारा मुकाबला किनसे होने जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को नीतिगत निर्णय लेने हैं। धान के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, फैसले लेने के संदर्भ में भाजपा को अभी फैसले लेने हैं। अगर उसने फैसले ले लिए तो चुनाव मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस अपनी जमावट कर रही है। पर इस जमावट में जो सबसे बड़ी बात है वो समझने की ये है कि पार्टी का अंदरूनी असंतोष हमेशा विरोधियों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराता है। कांग्रेस की जमावट को समझने की कोशिश कर रही है तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक
कांग्रेस ने जमावट करके उन सुराखों को बंद करने का काम किया है जो चुनाव के दौरान उसके दुर्ग में बड़े तौर पर दिक्कत पैदा कर सकते थे। अगर टीएस सिंहदेव नाराज बने रहते तो कौन कहेगा कि सरगुजा में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। अगर मोहन मरकाम के स्तर पर अगर एक शुद्धता का वातावरण बस्तर में रहता तो कौन कहेगा कि बस्तर में पार्टी को नुकसान नहीं होता। अगर साहू समाज के अंदर खिन्नता का भाव रहता तो कौन कहता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं उठाना पड़ता। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हर वर्ग के संदर्भ में सहेजने और संभालने की वजह, और हम इतने संदर्भ में बात कर रहे हैं। एक और बात समझिए कि दलित वर्ग से ताल्लुक रखते थे पीएल पुनिया, और जब उनको हटाकर नया प्रभारी बनाने की बात आई तो कुमारी शैलजा को लाया गया। आपकी जानकारी के लिए कुमारी शैलजा भी दलित वर्ग से ताल्लुक रखती है। तो कहने का आशय क्या, आप आदिवासी को भी साध रहे हैं, आप पिछड़ों को भी साध रहे हैं, आप दलितों को भी साध रहे हैं, और टीएस सिंहदेव और रविंद्र चौबे के रूप में आप अपर कास्ट को भी साध रहे हैं। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश है। तो ऐसी कोशिशों को गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 का चुनाव एक दुखद स्वप्न के तौर पर रहा, पर 2023 को लेकर अगर उसे सुखद स्वप्न देख रही है तो उसे समझ में आना चाहिए कि उसके लिए रास्ता कितना मुश्किल कांग्रेस कर पा रही। जी, ये तमाम बातें तो यदि हम सत्ता और संगठन की करें तो जमावट उस तरह से कर ली कि हम अपने विरोधियों को चुनौती देंगे, लेकिन अब जनता के दरबार में उनको पेश होना है। जनता के मुद्दों की यदि बात करें तो वो इर्द गिर्द इन्हीं सब के घूम रहे हैं जो अभी आपने तमाम बातचीत की है इस बीच। महत्वपूर्ण ये है कि कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है, शहर के लोग कुछ नाराज हैं, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा है कि शहरी क्षेत्र भाजपा के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, तो इसलिए ये बात तो हर चुनाव में ही देखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ की बात या भूपेश बघेल की सरकार की ज़्यादा लोकप्रियता की बात इसलिए आती है कि जो काम किए गए वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। किसानों की कर्ज माफ़ी हो या धान खरीदी, जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, उसके संदर्भ में भूपेश बघेल के पास में बताने के लिए बहुत कुछ है। इसी की काट भाजपा को खोजनी है। जब तक भाजपा इसकी काट खोजेगी नहीं तब तक वह मुकाबले में खड़ी भी नहीं हो पाएगी। इस सत्य को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता ही नहीं बल्कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी समझ पा रहा है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में बात आती है कि कांग्रेस की पकड़ वहां पर मजबूत है, क्योंकि धान के मुद्दे पर, किसानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपर हैंड भाजपा के मुकाबले है। और मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में कह लें या शहरी क्षेत्र के संदर्भ में कह लें तो भारतीय जनता पार्टी को यह भरोसा रहता है कि लोग प्रदेश के लिए वोट देते समय भी देश के विषय में सोचेंगे, और जब देश के विषय में सोचेंगे तो नरेंद्र मोदी के विषय में सोचेंगे, और नरेंद्र मोदी के विषय में अगर सोचेंगे तो भाजपा के विषय में सोचेंगे। इसलिए भाजपा को मैदानी क्षेत्र से या शहरी क्षेत्रों से बड़ी उम्मीद है। नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर आज भी देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही सामने रखकर भाजपा मैदान में जाने के संदर्भ में रणनीति बनाती है, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव क्यों ना हो। जहां पर मुख्यमंत्री हैं वहां पर भी भाजपा अब उस मुख्यमंत्री को पुनः बनाए जाने के वादे नहीं करती है। भाजपा अगर वादा करती है, भाजपा अगर संभावना बताती है तो केवल इस संदर्भ में बताती है कि नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने, इसलिए यहां पर भाजपा का होना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही है, तमाम नेताओं के संदर्भ में बात कही जा रही है, लेकिन चेहरा अगर कोई रहेगा तो तय मानिए समझिए वह नरेंद्र मोदी के रूप में ही रहेगा। ठीक सर, आखिरी सवाल है आपसे। चूंकि भाजपा तो विजय रथ लेकर निकलती है हर जगह, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे ब्रेक दिया और इस बार भी इस पूरी बातचीत में निकल कर आया कि उसके लिए आसान नहीं है, दिख भी रहा है, इसलिए पूरा दमखम लगा रही है। भूपेश बघेल जी भी है चहेते, यदि देखा जाए कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो वाकई में बीजेपी को टक्कर देने के लिए उस लिहाज से काम छत्तीसगढ़ में किए हैं। क्या वाकई में इंटरेस्टिंग होने जा रहा है 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? देखिए, चुनाव तो हमेशा ही दिलचस्प होता है। कांग्रेस के पास केवल चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है, कांग्रेस के पास चुनौती अपनी 2018 की जीत को दोहराने की भी है। कौन कल्पना कर सकता था कि 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 69 सीट्स जीत लेगी, पर यह जीत 2018 में जितनी भाई थी 2023 में उतना ही डराती है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें जीतने के बाद में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भय मन में आता है। विधायकों को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी कड़े फैसले लेने के लिए बाध्य करती है।
प्रथम चरण के अंतर्गत तो कांग्रेस ने सफलता हासिल कर ली। जो नेता नाराज थे, जो नेता कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जो नेताओं के संदर्भ में भूमिका में बदलाव की बात कही जाती, वो सब हो गया। लेकिन अभी असल चुनौती कब है? असल चुनौती आएगी जब टिकट वितरण होगा। टिकट वितरण के संदर्भ में सर्वे होगा। सर्वे के संदर्भ में जब ये आएगा कि ये विधायक जी की स्थिति ठीक नहीं है, ये विधायक जी की स्थिति ठीक नहीं है, तब पार्टी को देखना पड़ेगा स्थिति ठीक नहीं है। पर टिकट काटने से ऐसा तो नहीं कि अन्य सीटों पर भी पार्टी की स्थिति ठीक ना रहे। तो कुल मिलाकर महज इतनी जमावट से ही आपने कोई मंजिल हासिल कर ली, ऐसा नहीं होना है। अभी एक लंबा सफर तय होना है। और मैंने फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी जितने संगठित तरीके से, जितने व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है, तो वह हर चुनाव को ही कठिन बना देती है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी एक कठिन चुनाव रहेगा, दिलचस्प चुनाव रहेगा। लेकिन सहूलियत इस बात की है कि वर्तमान सरकार के संदर्भ में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये सरकार तो आने वाली नहीं है। लोग अगर बात करेंगे तो यही कि यार यही आ सकते हैं। अब यही आ सकते हैं को यही आएंगे तक तब्दील करने का काम कांग्रेस कर रही है, और भाजपा के पास चुनौती है कि वह यही आ सकते हैं को बदलने का काम करे। देखते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होगा ये देखना, और इंतज़ार सभी को है, दर्शकों आपको भी है, हमको भी है। हिमांशु जी, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, क्योंकि विस्तार से बातचीत हो पाए आपके सवालों की, यही हमारी कोशिश है इस नए कार्यक्रम बात सपाट के अंतर्गत। फिलहाल अब दर्शक को इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि वक्त इससे ज़्यादा और सवाल पूछने का हमें मोहलत नहीं दे रहा। लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ, चूँकि राजनीति में यदि देखा जाए तो समय इस वक्त प्राइम टाइम है। जी हाँ, चुनाव का समय है। 2023 चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बेहद खास समय। इसकी हर पल की खबर से, हर चर्चा से आपको रूबरू कराएंगे, हर संवाद को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।